अम्मा जी, राका और मंत्री सबकी हालत गंभीर थी। उन्हें मारने वाला कौन था ये अब तक किसी को पता नहीं चल पाया था। मंत्री की नज़र टेबल पर रखे एक कागज पर चली गई जहां खून से कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर मंत्री बौखला गया और गुस्से से बोला, अब बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसी वक्त कहा था मार दो उसे, पर नहीं, तुम्हें तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। अम्मा जी गुस्से से मंत्री को देखते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी। मंत्री गुस्से से कहा, फिर अपने स्टाफ की तरफ देखकर बोला, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, सब जाकर गाड़ी निकालो। उसके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर उसके स्टाफ फौरन वहां से चले गए। कागज पर खून से लिखा हुआ था, जानना चाहते हो, अगर जानना चाहते हो कि तुम सबको मारने वाला कौन है तो माता रानी के मंदिर में चले आओ। वहां मौत तुम्हारी मौत बनकर इंतजार कर रही है। विश्वा की सांझ। मंत्री गुस्से से उस कागज को मरोड़कर फेंक दिया। आईने पर भी लिखा हुआ था, विश्वा की सांझ, जिसे पढ़कर अम्मा जी तिलमिला गई थी। एक लड़की माता रानी के मंदिर में खड़ी थी। उसके सामने माता रानी की बड़ी सी मूर्ति थी। उसकी आंखों में कुछ नहीं था तो सिर्फ जिसे लेने में आज उसे कोई नहीं रोक सकता था। हॉस्पिटल के कपड़ों में ही वो लड़की अपनी आंखों से माता रानी को निहार रही थी। कुछ देर बाद 2-3 गाड़ियां आकर मंदिर के बाहर रुकीं। मंत्री, अम्मा जी और राका तीनों मंदिर की तरफ बढ़ गए। लगता है मरने से पहले माता रानी से अपनी आखिरी इच्छा मांग रही हो, मंत्री हंसते हुए कहा। वो लड़की सुनी तो अपनी जलती आंखों से उसे देखकर बोली, जो पहले ही 100 दफा मर चुका है उसे तुम क्या मारोगे मंत्री। मौत तो आज तुम सबकी होगी। तू मरेगी हमें, तू मारेगी हमें। है इतनी हिम्मत तेरे अंदर, साली, एक बार हाथ तो लगा, तेरी सारी अकड़ निकालती हूँ मैं। भूल गई क्या मेरी मार को, अम्मा जी गुस्से से गुर्राईं। कुछ नहीं भूली हूँ मैं, सब याद है मुझे। तेरा जानवरों जैसा मुझ पर सलूक करना। अरे जानवरों के साथ भी ऐसा नहीं होता होगा जितना तू मुझे टॉर्चर करती थी। सब कुछ याद है मुझे। उसकी आंखों में क्रोध साफ साफ दिखाई दे रहा था। बहुत जुबान चलाना सीख गई है, तुझे तो मैं बताता हूँ, कहकर राका उसकी तरफ बढ़ा तो वो लड़की अपने हाथ में ली हुई माता रानी की तलवार से राका का हाथ काट दी। अम्मा जी और मंत्री देखते रह गए। राका दर्द से चिल्लाने लगा, खून की नदी बह गई। राका पीछे खिसकने लगा तो वो लड़की उसके शर्ट का कॉलर पकड़कर खड़ा की और गुस्से में दहाड़ती हुए बोली, कहा था ना मत छुओ मुझे वरना जल जाओगे। भड़कती हुई आग हूं मैं, एक बार लपेटे में ली तो खाक हो जाओगे। नारी हूं, नारी ही रहने दो, चंडी बनी तो चीर दिए जाओगे। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हें। राका उसके सामने डर और घबराहट से बोला, सब कुछ करके कहते वो कुछ नहीं करूंगा। याद करो वो लम्हा जब मैं तुम्हारे सामने अपने आबरू की भीख मांगती थी, कहकर उसके पेट में वो तलवार घोंप दी। राका के पेट से वो तलवार आर पार हो गई। वो लड़की बड़ी बेरहमी से उसके पेट से तलवार निकाल ली। राका खून से लथपथ होकर उसके सामने गिर पड़ा। याद करो जब तुम अपना जोर आजमाते थे मुझ पर, जानवरों से भी बदतर सलूक किया था मेरे साथ। औरत को तब तक ही आजमाना जब तक वो सह सके। उसके सहने का सब्र टूटा तो वो औरत ममता बरसाने वाली काली बन जाएगी। औरत बहुत कोमल होती है, वो हर किसी को अपनी मानती है, पर कोई उसके अपने को चोट पहुंचाता है तो वो कोमल औरत पाषाण बन जाती है। उसके क्रोध को देखकर बाहर खड़े मंत्री और अम्मा जी थर थर कांप उठे। उसने राका को उनके सामने बड़ी बेरहमी से मार दिया। वो तलवार को नीचे जमीन पर घसीटते हुए मंदिर से बाहर आ रही थी। मंत्री और अम्मा जी अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे। उनकी हालत पहले से ही उसने होटल में मार मार कर खराब कर दी थी। सहने की भी एक सीमा होती है, जब वो सीमा हद से पार होती है तो उसका परिणाम भी अत्यधिक घातक होता है। वो मंत्री के पैरों पर तलवार से तेज प्रहार की। वो वहीं माता रानी के चौखट के बाहर गिर पड़ा। हमेशा उसे हवस भरी निगाहों से देखने वाला मंत्री आज उसके सामने अपनी जान की भीख मांग रहा था। मृत्यु से पहले अगर पता चल जाए कि मृत्यु कितनी भयानक होगी तो इंसान की रूह कांप उठती है। वो उसके सामने जमीन पर खिसकते हुए पीछे जा रहा था। वो अपनी आंखों में क्रोध की अग्नि लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने गुस्से से कहा, जबरदस्ती करोगे ना हमारे साथ, तो आओ करो, यहीं खड़ी हूं मैं, जो करना है करो।
न न नहीं, आज के बाद किसी भी औरत के साथ कुछ नहीं करूँगा, मुझे बस जाने दो यहाँ से, कुछ नहीं करूँगा अब, कहकर वो खुद को ही थप्पड़ मारने लगा। जाने दूँ ताकि फिर से तू किसी औरत की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दे, फिर से तू किसी को अपनी हवस का शिकार बना ले। वो गुस्से से फुफकारी। मंत्री कुछ कहता उससे पहले ही वो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। मंत्री की गर्दन से खून की नदियां बह निकलीं। उसका धड़ एक जगह पड़ा था। अम्मा जी यह देखकर सहम गईं। वो अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने लगीं। मंत्री और राका की मौत अम्मा जी के अंदर डर पैदा कर गई। वो बस वहां से कैसे भी करके भाग जाना चाहती थी। वो थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि एक गाड़ी से टकरा गई। वैभव सक्षम दोनों अम्मा जी को इस तरह से देखकर हैरान हो गए। वो दोनों कुछ कहते इससे पहले अम्मा जी खड़ी हुई और बोली, मुझे बचा लो वरना वो मुझे जान से मार देगी, प्लीज मुझे बचा लो। वैभव सक्षम के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। वहीं अम्मा जी उनसे अपनी जान बचाने को कह रही थी। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन्हें सांझ की फिक्र होने लगी। तभी सक्षम की नज़र एक लड़की पर गई तो उसे देखकर वो हैरान हो गया। उसने अपने थरथराते लबों से कहा, सांझ। वैभव की भी नज़र उस तरफ गई तो वो भी अपनी आंखों में हैरानगी लिए सांझ को देख रहा था। अम्मा जी उनसे उम्मीद लगाए उनके पीछे छुपी हुई थी। सांझ, ये सब क्या है? ये खून, ये तलवार, तुम कर क्या रही हो? वैभव उसकी फिक्र करते हुए कहा। तुम ठीक हो ना सांझ? सक्षम के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। सांझ खामोशी से खड़ी होकर अम्मा जी को देख रही थी। उसकी जलती हुई निगाहों को देखकर अम्मा जी का तन बदन खौफ से कांप उठा। वो वहां से भागने लगी। जब उन्हें एहसास हो गया कि वैभव और सक्षम उन्हें नहीं बचा पाएंगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सांझ अम्मा जी के बालों को अपनी मुट्ठी में दबोच ली। आह, छोड़ दो मुझे, अम्मा जी दर्द से चिल्लाई। सांझ पीछे से उनके बालों को मुट्ठी में पकड़े हुए उनका सिर गाड़ी के बोनट पर मारने लगी। अम्मा जी के सिर से खून बहने लगा। वैभव सक्षम सांझ को रोकने की कोशिश किए, पर वो उनकी एक ना सुन सकी। अम्मा जी को मारते मारते वो वहीं मंदिर में लेकर चली आई। सिर से खून टपक कर उनकी कनपट्टी को भिगो रहा था। सांझ के साथ किया गया हर जुल्म उन्हें याद आने लगा। वो खुद एक औरत थी, पर वो सांझ का दर्द कभी समझ न सकी। बगावत करने पर उसके जिस्म से चमड़ी निचोड़ देती थी वो। उनके सामने वो अपने आंसू बहाती रह जाती थी, पर उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। सांझ उनका सिर वहीं दीवार पर मारती रही। अम्मा जी का शरीर ढीला पड़ चुका था। सांझ से लड़ने की हिम्मत उनमें नहीं बची थी। वैभव सक्षम दौड़ते हुए मंदिर तक पहुंचे। वैभव जाकर पीछे से सांझ को पकड़ लिया। अम्मा जी वहीं गिर पड़ी। सक्षम अम्मा जी को देखने ना मैं गर्दन हिला दिया। सांझ इतनी बेरहमी और बेदर्दी से अम्मा जी को मारी कि सक्षम वैभव उसे देखकर घबरा गए। वैभव की बाहों में सांझ मचल रही थी। काफी कोशिश के बाद भी जब सांझ शांत नहीं हुई तो मजबूरन वैभव को उस पर हाथ उठाना पड़ा। उसने तेज तर्रार थप्पड़ सांझ के गाल पर मार दिया। सक्षम उसे हैरानी से देखने लगा। सांझ कुछ नहीं बोली। वैभव उसे अपने सीने से लगा लिया। सांझ उसकी बाहों में रो पड़ी। वैभव एक भाई की तरह उसे संभाले हुए था। तभी पुलिस की जीप आकर मंदिर के बाहर रुकी। वैभव सक्षम के चेहरे पर डर पसर गया। वहीं सांझ के चेहरे का रंग जैसा था वैसा ही रहा। पुलिस यहाँ कैसे आ गई? सक्षम घबराकर बोला। मैंने बुलाया है पुलिस को, सांझ धीमी मगर शांत आवाज में बोली। एक हफ्ता गुजर चुका था। इस एक हफ्ते में एक बार भी ऐसा ना हुआ होगा जब विश्वा अपनी सांझ को ना पुकारा हो। जब से उसे होश आया था तब से वो अपनी सांझ को पुकार रहा था। सक्षम बहुत मुश्किल से उसे संभाले हुए था। रूपा, वर्षा और विनय प्रताप हादसे के एक दिन बाद ही भोपाल पहुंच गए थे। वर्षा को बहुत रिग्रेट था, इसलिए वो विश्वा के होश में आते ही उससे माफ़ी मांगने लगी। अगर वो अम्मा जी को उसका पता नहीं बताती तो वो कभी उस तक नहीं पहुंच पाती। पर अगर वो सच नहीं बताती तो शायद उसकी भी हालत सांझ रूपा जैसी हो जाती। विश्वा ने बहुत प्यार से अपनी वर्षू को समझाया कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। उधर वैभव के साथ विनय प्रताप सांझ को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, पर यह सब इतना आसान नहीं था। सांझ खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दी थी, इसलिए वैभव और विनय प्रताप सांझ के लिए कुछ नहीं कर सके।
सांझ अब भागना नहीं चाहती थी। जब वो गलत कुछ की ही नहीं तो फिर वो भागे क्यों? उसने मोहित के खून को भी कबूल कर लिया था। सांझ जिन्हें मारी थी वो क्रिमिनल्स थे। पुणे में उनके खिलाफ काफ़ी केस दर्ज हुए पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगे थे। अम्मा जी के खिलाफ वुमेन ट्रैफिकिंग का केस दर्ज था। पर पुणे में जितने भी पुलिस ऑफिसर आए उन्हें पैसों का लालच देकर उनका मुंह बंद करवा दिया गया। ये सारे केसेस इंस्पेक्टर देव जज साहब के सामने पेश कर दिए। क्योंकि मंत्री अम्मा जी और राका सब पुणे से थे तो इस केस को भोपाल की पुलिस टीम के साथ इंस्पेक्टर देव भी इस केस को हैंडल कर रहे थे। एक हफ्ते से सांझ का केस चल रहा था जिसकी सुनवाई आज होनी थी। विश्वा को इन सब की भनक भी नहीं थी। किसी ने उसे सांझ के बारे में कुछ नहीं बताया। वो पागलों की तरह सांझ सांझ चिल्लाता रहता पर उसे कोई कुछ नहीं बताता। खुद से वो चलने की स्थिति में नहीं था। सांझ कटघरे में खड़ी थी। चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। जज साहब ने उसे 7 साल की कारावास की सज़ा सुनाई। सांझ ने भले ही जिनका खून किया था वो क्रिमिनल्स थे पर देश में कानून नाम की भी कोई चीज़ होती है। किसी को क्या सज़ा देना है और क्या नहीं इसका फैसला अदालत करती है। वैभव और विनय प्रताप जी सुने तो उन्हें झटका सा लगा पर अदालत के फैसले के आगे वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। सांझ से जब जज साहब अपने पक्ष में कुछ कहने को बोले तो वो कुछ वक्त के लिए अदालत से अपने साहब के साथ रहने की इजाज़त मांगी। जब तक विश्वा ठीक नहीं हो जाता तब तक वो विश्वा के साथ रहना चाहती थी। जज साहब सांझ की बात मान लिए और कहे कि जिस दिन विश्वा ठीक हो गया उसके अगले दिन सांझ को 7 सालों के लिए जेल जाना होगा। सांझ ने अपनी सज़ा कबूल कर ली। अस्पताल में विश्वा की हालत खराब हो गई थी। वो अपनी सांझ के लिए पागल सा हो गया था। जब से उसे होश आया था तब से वो अपनी सांझ को देखा नहीं था। कहीं वो लोग सांझ को कुछ कर ना दिए हों, ये सोचकर विश्वा की जान निकली जा रही थी। विश्वा, ये तू क्या कर रहा है? डॉक्टर ने तुझे उठने से मना किया है, पता है ना तुझे? सक्षम उसे बेड पर लेटाते हुए कहा। अबे छोड़, नहीं लेटना मुझे। 1 हफ्ते से तो लेटा हुआ हूँ। मुझे अपनी सांझ के पास जाना है, कहकर वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। वो गिरता उससे पहले सक्षम उसे पकड़ लिया। विश्वास, संभाल खुद को यार। सांझ जहाँ भी है वो ठीक है। तो बता ना कहाँ है वो? तुझे मेरा आंसू, मेरा दर्द दिखता नहीं क्या? सक्षम, प्लीज बता दे मुझे मेरी सांझ कहाँ है? विश्वा, तू प्लीज शांत हो जा। सक्षम कहा तो विश्वा गुस्से से कहा, नहीं होना शांत मुझे, समझा तू? तुझे नहीं बताना तो मत बता, मैं अपनी सांझ का पता खुद लगा लूंगा। वो गुस्से से हाँफने लगा था। साहब, विश्वा के कानों में ये आवाज़ गई तो उसकी गुस्से से भरी आंखों में आंसुओं के मोती झलक आए। वो अपनी सांझ को देखकर भावुक हो गया। सांझ वैभव के साथ विश्वा के वार्ड के बाहर खड़ी थी। सांझ, वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और अपनी सांझ के पास जाने के लिए 1-2 पग चला ही था कि डगमगाकर गिरने लगा। सांझ दौड़कर विश्वा को अपनी बाहों में संभाल ली। साहब, साहब आप ठीक हैं ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? सांझ विश्वा को देखकर बोली। लगी है ना सांझ, बहुत जोर से लगी है। विश्वा एकटक उसके परेशान हुए चेहरे को देखकर कहा। कहाँ लगी है? सांझ पूछी। विश्वा ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया और कहा, यहाँ लगी है। सांझ कुछ नहीं बोली और उसके सीने से लग गई। वैभव सक्षम उन्हें अकेले छोड़कर बाहर चले गए। सांझ विश्वा को अपने सीने से लगा ली। वो बच्चों की तरह रो रहा था। सांझ उसे लेकर नीचे फर्श पर बैठी हुई थी। वो लगातार एक ही बात कहे जा रहा था, मुझे माफ़ कर दो सांझ, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। विश्वा अपने अंदर बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। सांझ उसकी आवाज़ से समझ गई थी। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका सांझ। मेरी आंखों के सामने वो लोग तुम्हारे साथ। विश्वा से कहा नहीं गया और वो अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फपक पड़ा। सांझ अपने होंठ कसकर दबा ली। वो विश्वा का चेहरा अपने हाथों में भरी। साहब प्लीज़ रोना बंद कीजिए। आप तो जानते हैं ना आपको रोते हुए हम नहीं देख सकते। प्लीज़ ऐसे मत रोइए। अगर आप ऐसे रोएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज़ रोना बंद कीजिए। सांझ उसका सिर चूमकर बोली। विश्वा उसके कमर में अपनी बाहें लपेट लिया और चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। सांझ उसको देखकर अपनी आंखें मूंद लीं। वो समझ रही थी विश्वा की हालत। अपने आँखों के सामने ही अपनी बीवी को उस तरह से देखना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। विश्वा तो लड़ा उनके साथ पर
अपनी बीवी को उनका शिकार होने से नहीं बचा पाया। जिस्म ने साथ ही छोड़ दिया था तो वो उन सबसे कैसे लड़ता। अपनी बीवी को ना बचा पाने का मलाल था उसे। तुम मुझसे नाराज थी ना सांझ? विश्वा उसके सीने पर सर रखे सुबकते हुए कहा। किसने कहा आपसे कि हम आपसे नाराज हैं? किसी ने नहीं कहा, पर इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो कुछ समझ ना पाऊँ। नाराज थी तभी तो मुझसे मिलने नहीं आई। एक हफ्ते से तुम्हारा नाम लेकर चिल्लाता रहता था, पर तुम नहीं आती थी। विश्वा कहा तो सांझ की आंखें बह गईं। मुझसे दूर मत होना सांझ, जो सजा देना है पास रहकर दे दो, पर दूर मत जाया करो। विश्वा की बातें सुनकर सांझ कमज़ोर पड़ने लगी थी। वो तो उससे 7 दिन की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो वो अपनी सांझ के बगैर ये 7 साल कैसे रहेगा? सांझ ये सब सोचकर डर रही थी। सच बताएगी तो वो सहन नहीं कर पाएगा। उसे कुछ हुआ तो सांझ खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि विश्वा उसे अपनी बातों से, उसके ख्यालों से हकीकत में ले आया। वादा करो सांझ, अब तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। विश्वा अपनी भरी आंखों से उसे देखकर कहा। सांझ कुछ समझ नहीं पा रही थी, कैसे वादा कर दे वो, जब वो जानती थी कि विश्वा जो चाहता है वो नहीं हो सकता। अपने साहब से वो कोई झूठा वादा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे अपनी बातों में गोल गोल घुमा दी। आप भी ना साहब, जब से आए हैं तब से रो ही रहे हैं। पता है हम आपके लिए अपने हाथों से खीर बना कर लाए हैं। सांझ अपने आंसू साफ करते हुए बोली। सच में? हाँ, आप उठिए, हम आपके लिए खीर लेकर आते हैं। हम अपने हाथों से खिलाएंगे आपको। आप खाएंगे ना हमारे हाथ से? हाँ, विश्वा खुशी से अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। सांझ उसे उठने में मदद की और आराम से विश्वा को बेड पर लिटा दी। विश्वा के पीछे तकिया लगा दी और उसके बालों में हाथ घुमाकर बाहर चली गई। विश्वा सुकून से अपनी आंखें बंद कर लिया। सांझ जानती थी कि उसके पति को खीर कितनी पसंद है। उसके हाथों में उसे अपनी आई की महक महसूस होती थी। विश्वा की आई जिस तरह से खीर बनाती थी, सांझ के हाथों में भी वही स्वाद रहता था। यहाँ आने से पहले वो विश्वा के लिए खीर बनाई थी। वो जानती थी विश्वा अस्पताल का खाना खाकर ऊब गया होगा, इसीलिए वो उसके लिए खीर बनाकर ले आई। बाहर वर्षा एक तरफ गुमसुम सी बैठी थी। पहले जैसी वो चहकती नहीं थी, शांत सी हो गई थी। ज़रूरत से ज़्यादा किसी से भी बात नहीं करती थी। सक्षम वैभव उसे देखकर उदास हो गए थे। सबको खुश करने वाली उनकी वर्षु अब हंसना भूल गई थी। वो एक हादसा उसके चेहरे की सारी हंसी लेकर चला चला गया था। सांझ उसे इस तरह से देखी तो उसके पास जाकर बैठ गई। वर्षा उससे नज़र चुराने लगी। सांझ उसका हाथ पकड़ ली। वर्षुदी, जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़िए। आपकी एक मुस्कान देखने के लिए सब कितने उदास हैं। अपने पापा को देखिए, अपनी चिड़िया को ऐसे देखकर उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। वैभव भैया और सक्षम भैया को देखिए, इन सब की खुशी आपसे जुड़ी है वर्षुदी। क्या वो हादसा इनकी खुशी से बढ़कर है? वर्षा रोते हुए ना में गर्दन हिला दी। तो फिर मुस्कुराइए ना, आप हमें हंसती हुई अच्छी लगती हैं। सांझ मुस्कुराकर बोली तो वर्षा उसके गले लग गई। बस कीजिए, बहुत रो चुकी हैं आप। आपको पता है साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें अपनी वर्षू चहकते हुए अच्छी लगती है। सांझ बोली तो वर्षा मुस्कुरा दी। वैभव सक्षम उसे सांझ के साथ मुस्कुराते हुए देखे तो उनके चेहरे पर भी हंसी खिल गई। दूर खड़ी रूपा वैभव को निहारने लगी। वैभव की निगाहें उस पर गईं तो वो यहाँ वहाँ देखने लगी। वैभव सक्षम के कंधे पर हाथ रखकर हंस दिया। विनय प्रताप अपनी बेटी को पहले की तरह मुस्कुराते हुए देखकर मुस्कुरा उठे। सांझ विश्वा के लिए एक कटोरी में खीर लेकर चली गई। बाकी सब बाहर ही खीर खाने लगे। वर्षा फिर से सक्षम के साथ झगड़ने लगी। रूपा चोर नज़रों से वैभव को देख रही थी। अचानक वैभव उसके पास आया और हल्के से उसके गालों को चूम लिया। रूपा की आंखें फैल गईं। वैभव मुस्कुराते हुए सक्षम के पास चला गया। सांझ प्यार से विश्वा को खीर खिला रही थी। विश्वा एकटक उसे देखे जा रहा था। विश्वा सांझ को तंग करने के लिए अपना चेहरा इधर उधर फेर रहा था। सांझ अपने हाथ में चम्मच लिए इधर उधर कर रही थी। सांझ गुस्से से उठी और विश्वा का मुंह अपने एक हाथ से दबाकर उसके मुंह में खीर से भरी चम्मच को डाल दी। विश्वा आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देखने लगा। सांझ अपनी जीत पर मुस्कुरा उठी। वक्त बीतने लगा। इस बीतते वक्त के साथ सांझ और विश्वा का इश्क भी गहराता गया।
सब वापस पुणे लौट गए थे। वर्षा पहले की तरह चहकने लगी थी, जिसे देखकर विनय प्रताप बहुत खुश थे। रूपा वैभव के बीच भी धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा था। रूपा कभी नहीं बोली कि उसे वैभव से प्यार है, पर उसकी आंखों से ही वैभव उसके मन की बात को समझ जाता था। विश्वा बहुत खुश था कि उसकी सांझ हमेशा अब उसके पास रहेगी। अभी वो पहले की तरह ठीक नहीं था। वो बिस्तर पर लेटा एकटक अपनी बीवी की तस्वीर को देखे जा रहा था। उसने सांझ की तस्वीर को चूम लिया और बेहद प्यार से कहा, कितनी प्यारी हो तुम सांझ, मन करता है तुम्हें देखते जाऊं। ये तो गलत बात है ना साहब, हम आपके सामने हैं और आप हमें छोड़कर हमारी तस्वीर को प्यार कर रहे हैं। सांझ नाराजगी से बोली, तुम ठहरो मेरे पास, तभी तो तुम्हें प्यार कर पाऊंगा ना। तुम ही दिन भर यहाँ वहाँ भागती रहती हो। विश्वा सांझ की तस्वीर को साइड टेबल पर रखते हुए कहा, अगर हम सारा दिन आपके पास बैठे रहेंगे तो काम कैसे होगा। सांझ विश्वा के पास आते हुए बोली, शिकायत भी खुद ही करती हो और जवाब भी खुद ही दे देती हो। किसी ने बिल्कुल सही कहा है। क्या? यही कि बीवियों को समझना आसान नहीं है, जाने वो कब वो अपना रूप बदल लें। साहब, सांझ गुस्से से उसे घूरी। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? विश्वा सांझ को देखते हुए मजाकिया लहजे से कहा, जो उसके शर्ट के बटन खोल रही थी। दिखाई नहीं दे रहा या जानबूझकर हमें परेशान कर रहे हैं? आपकी पट्टी बदलनी है इसलिए शर्ट उतार रही हूँ। और कुछ नहीं करोगी? विश्वा नशे से कहा, जी नहीं, मतलब मेरी इज्जत नहीं जाएगी ना। साहब, आप चुप रहिए। सांझ गुस्से से बोली तो विश्वा अपनी हंसी दबाते हुए चुप हो गया। सांझ उसका शर्ट उतार दी। विश्वा आराम से बेड पर लेट गया। सांझ उसकी पट्टी बदलने लगी। उसकी आंखें भर आई थीं विश्वा को इस तरह से देखकर। विश्वा गौर से उसे देख रहा था। सांझ उठी और उसके सिर की पट्टी भी बदल दी। इस बीच वो खामोश हो गई थी। चलिए जल्दी से अब अपना मुंह खोलिए और खाना खाइए। सांझ अपने हाथों में खिचड़ी से भरी प्लेट लेते हुए बोली। सांझ, ऐसा कब तक चलेगा? मुझे ये सिंपल सी खिचड़ी पसंद नहीं है। उसने अपनी नाक सिकोड़कर कहा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक आपको ये सादी खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। चलिए अब जल्दी से मुंह खोलिए। ना चाहते हुए भी विश्वा को वो खिचड़ी खानी पड़ी। सांझ उसके माथे को चूम ली। गुड बाय, सांझ बोली तो विश्वा तिरछी मुस्कान के साथ हंस पड़ा। एक बार ठीक हो जाने दो, फिर बताऊंगा तुम्हें कि ये गुड बाय कितना बैड है। उसकी बातों में बेशर्मी देखकर सांझ बस मुस्कुरा दी और विश्वा को आराम करने को बोल खुद नीचे चली गई। शाम को सक्षम, वर्षा, वैभव, रूपा सब विश्वा के घर पर आ धमके। सांझ सबको देखकर बेहद खुश हो गई। ये ले तेरे नोट्स हमने बना दिए हैं। सक्षम कुछ कॉपीज विश्वा को देते हुए बोला, पर मैं इन नोट्स का क्या करूँगा? क्या करूँगा मतलब? विश्वा, तू जानता है ना हमारे इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर चल रहा है। जानता हूँ, पर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। विश्वा सबको देखते हुए कहा, पर हम नहीं चाहते कि तू अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज़ करे, खासकर सांझ नहीं चाहती। मतलब? साहब, हम जानते हैं इंजीनियरिंग करना आपका सपना है और ये सपना आपके बाबा का भी है। आप हमारे कारण अपने सपने को छोड़ेंगे, ये हम कैसे होने दे सकते हैं? ये बात तुम्हें किसने बताई? वैभव भैया ने। वैभव? विश्वा गुस्से से उसे घूरा। वो बहुत जिद कर रही थी तो मैंने बता दिया। और वैसे भी सांझ गलत नहीं है। बात सही गलत की नहीं है वैभव, मैं पिछले 6-7 महीनों से कुछ पढ़ा नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरी फीस वो कैसे भरूंगा मैं? जो था वो तो फ्लैट बुक करने और हॉस्पिटल के खर्चे में चला गया। उसकी चिंता तू मत कर, मैंने फीस भर दी है। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। वैभव ने कहा तो विश्वा उसे अजीब तरह से घूरने लगा। वैभव अपने कंधे उचका दिया। सबके जिद करने पर विश्वा ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। वो कॉलेज नहीं जाता था, पर जो कुछ भी कॉलेज में पढ़ाया जाता था उसे सक्षम और वर्षा मिलकर विश्वा को समझा देते थे। वैभव भी कुछ दिन बाद से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। वक्त अपने पंख लगाकर गुजर रहा था। विश्वा की कंडीशन भी धीरे धीरे सही हो रही थी। शाम को सांझ छत पर से सूखे कपड़े उठा रही थी। तेज हवाएं चल रही थीं, जिससे सांझ का पल्लू हवा में उड़ रहा था। विश्वा अपने रूम में बैठा पढ़ाई कर रहा था। सांझ कपड़े लेकर अपने रूम में आई और उन्हें अच्छी तरह से घड़ी आने लगी। विश्वा चोर नज़रों से सांझ को देख रहा था। सांझ उसे देखी तो बोल उठी, क्या कर रहे हैं आप? ध्यान कहाँ है आपका? मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ अपना। खूब समझ आ रहा है हमें। पढ़ाई के बहाने हमें ताड़ ताड़ रहे हो आप। चुपचाप आंखें किताब पर गड़ाइए वरना देंगे एक।
सांझ विश्वा का शर्ट समेटते हुए बोली। जल्दी दो ना। विश्वा अपनी बुक को बंद करके कहा। क्या दो ना? अरे किस, तुम ही तो बोली ना कि एक दोगी। साहब, हमने थप्पड़ की बात की थी। मतलब किसी नहीं दोगी? नहीं, अब और परेशान किए ना तो सच्ची में पीट दूंगी आपको। सांझ उसे आंख दिखाते हुए बोली। विश्वा मुंह टेढ़ा करके अपना ध्यान पढ़ाई में लगा लिया। सांझ उसे देखकर मुस्कुरा उठी। रूपा किचन में खड़ी आटे का डिब्बा उतार रही थी, जो उसके हाइट से काफी ऊपर था। वो एक स्टूल लेकर आई और उस पर चढ़ गई। रूपा आसानी से आटे का डिब्बा उतार ली, पर वो उतरती उससे पहले ही स्टूल हिलने लगा। आटे के साथ वो भी नीचे धम्म से गिर पड़ी। सारा आटा फर्श पर बिखर गया और कुछ रूपा के ऊपर भी गिर गया। वैभव फोन पर बातें करते हुए उधर से गुजरा तो उसकी नज़र रूपा पर गई। ना चाहते हुए भी वैभव की हंसी फूट गई। रूपा उसे घूरने लगी। अरे आप सफ़ेद भूत क्यों बनी हुई हैं? मैं तुम्हें सफ़ेद भूत दिखाई दे रही हूँ? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। आह! रूपा जैसे ही खड़ी होने लगी उसकी कमर में तेज दर्द होने लगा। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं वैभव, बस कमर में गिरने से चोट लग गई है। ऐसा काम क्यों करती क्यों हैं आप? घर में नौकर नहीं थे क्या काम करने को? वैभव हल्के गुस्से से कहा। रूपा शांत खड़ी रही। वैभव उसके करीब गया और उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। रूपा उसे आंखें बड़ी बड़ी किए ताकने लगी। वैभव आराम से उसे बिस्तर पर लिटा दिया और खुद ड्रॉअर में से मलहम लेकर रूपा के पास जाकर बैठ गया। उसने रूपा की कुर्ती सरका दी। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, आपको लगी है ना, इसलिए बस दवाई लगा रहा था आपको। मैं खुद लगा लूंगी, तुम रहने दो। रूपा को उसका छूना अजीब लग रहा था। पर आपका हाथ सही से नहीं पहुंचेगा, मैं लगा देता हूँ ना, वैभव कहा तो रूपा कुछ नहीं बोली। वो पेट के बल लेट गई। वैभव उसकी कुर्ती सरका दिया और उसके कमर पर दवाई लगाने लगा। रूपा के जिस्म में करंट उमड़ने लगा। वो वैभव के हाथ को अपने कमर पर महसूस कर आहिस्ता से अपनी आंखें मूंद ली। वैभव आराम से उसके कमर पर मलहम लगा रहा था। उसका ध्यान रूपा के कमर के साइड पर बने तिल पर अटक गया था। उसने अपनी आंखें वहां से हटा ली, पर ध्यान उसी तिल पर अटका हुआ था। उसने धीमे से अपने होंठ उस तिल पर रख दिए। रूपा चिहुक उठी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो आपका तिल मुझे बहका दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, वैभव घबराकर कहा। रूपा पलट गई और गौर से उसे देखने लगी, जो गर्दन झुकाकर ये सब कह रहा था। वैभव उठने लगा तो रूपा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर गिरा ली। वैभव को कुछ समझ नहीं आया। वहीं रूपा उसके कांपते होंठों को चूम ली। इतना क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारी ही बीबी हूँ मैं, किसी पड़ोसी की बीबी नहीं हूँ जो इतना डर रहे हो। रूपा बोली तो वैभव अटकते हुए कहा, आपको बुरा नहीं लगा हमारा किस करना? बिल्कुल भी नहीं, कहकर रूपा उसका सिर चूम ली। वैभव गहरी नज़र से उसे देखने लगा। उसकी आंखें बहने को आतुर हो गईं। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, कभी सोचा नहीं हमने कि आप कभी हमें अपना पाएंगी। डर लगता था कि आपको खुद से जोड़कर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। पागल हो तुम, तुमसे बेहतर हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। रूपा उसके आंसू पोंछकर बोली, जो उसकी आंखों से टपक कर उसके गालों को भिगा रहे थे। वैभव उसके सिर को चूम लिया। रूपा धीमे से मुस्कुरा दी। उसने अपना सिर रूपा के सीने पर रख दिया। रूपा उसके बालों में हाथ घुमाती रही। वैभव सुकून से अपनी आंखें मूंदे लेटे रहा। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। विश्वा काफी हद तक अब ठीक हो चुका था। सांझ उसकी अच्छे से देखभाल की थी। वक्त पड़ने पर वो उसकी नर्स बन जाती तो वक्त पड़ने पर उसकी दोस्त बनकर उसकी बातें सुनती। उसके दर्द में हमदर्द बनती तो उसकी मुस्कुराहट में भी वो मुस्कुरा लेती। उसके संग हंसती तो उसके संग रोती। साहब उठिए, सुबह हो गई है, कितना सोएंगे आप? सांझ उसे उठाते हुए बोली। विश्वा अपनी आंखें मलते हुए अपनी बीवी को देखा, जो उसके पास खड़ी थी। उसे देखकर विश्वा के होंठों पर मुस्कान फैल गई। वो करवट बदलकर कहा, मुझे नहीं उठना। एक तो सुबह सुबह ही अच्छी नींद आती है और तुम रोज सुबह ही मुझे जगा देती हो। आज नहीं उठूंगा मैं, वो जिद करते हुए कहा तो सांझ उसका चादर खींच ली और आंखें दिखाते हुए बोली, 2 मिनट में उठ जाइए वरना फिर अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या करोगी तुम? जाओ, मैं नहीं उठता, कहकर वो फिर से सो गया। सांझ गुस्से से उसे देखी और फिर मुस्कुराते हुए बोली। टेबल पर रखा जग का सारा पानी विश्वा के ऊपर उड़ेल दी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। विश्वा गुस्से से सांझ को घूरने लगा। ये कौन सा तरीका है किसी को उठाने का? विश्वा अपने चेहरे पर से पानी पोंछते हुए कहा। ये मेरा तरीका है, चलिए उठिए। विश्वा मुंह बिगाड़ लिया।
पर सांझ के सामने उसकी एक ना चली। सांझ उसे उठने में मदद की और उसे बाथरूम में छोड़कर बाहर आ गई। विश्वा को उठाने के चक्कर में सांझ अपना काम बढ़ा ली थी। सांझ गीली सफ़ेदी को हटाकर उसे धूप में डाल दी और बिस्तर पर दूसरी सफ़ेदी बिछा दी। विश्वा बाथरूम से नहाकर बाहर आया तो सांझ उसे कुर्सी पर बैठा दी और खुद उसके गीले बाल सुखाने लगी। कबर्ड से उसके लिए लोअर और टी शर्ट निकालकर विश्वा को दी, जिसे वो आराम से पहन लिया। विश्वा अभी खुद से चल नहीं पाता, अभी उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। सांझ उसका हाथ अपने कंधे पर रखी और उसे लेकर नीचे चली आई। विश्वा जाकर सोफे पर बैठ गया और टीवी देखने लगा। वहीं सांझ किचन में उसके लिए चाय बनाने लगी। वैभव रूपा का साथ पाकर खुश था। कुछ दिन बाद से वो कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। वैभव के मॉम डैड भी रूपा को अपनी बहू के रूप में अपना चुके थे। रूपा बहुत खुश थी कि उसे एक परिवार मिल गया, वरना उसे तो खुद के माँ बाप ने भी ठुकरा दिया। रूपा को अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी, पर वैभव उसे संभाल लेता था। कोई कितना भी प्यार दे दे, पर सगे माँ बाप ही रहते हैं। शाम को वैभव रूपा को घुमाने के लिए ले गया। रूपा सिंपल सा सलवार कमीज पहनी हुई थी। गले में मंगलसूत्र और मांग में भरी सिंदूर उसे बेहद खूबसूरत बना रहा था। हाथों में चूड़ी के नाम पर बस 2 बाला ही पहनी थी। पैरों में बिछिया और पायल पहनी हुई थी। वैभव ड्राइव करते हुए उसे ही निहार रहा था। रूपा उसके गाल पर हाथ रखी और बोली, गाड़ी चलाने पर ध्यान दो, मुझे घर जाकर जितनी मर्जी उतना निहार लेना। कहकर रूपा उसका चेहरा आगे की तरफ कर दी। जब कोई इतनी खूबसूरत बला सामने बैठी हो तो ध्यान कहीं और कैसे लगेगा। वैभव कहा तो रूपा गर्दन झुकाकर मुस्कुरा उठी। वैभव उसकी हथेली पकड़कर उसे चूम लिया। रूपा कुछ नहीं बोली। वैभव ने उसकी हथेली नहीं छोड़ी। वैभव, ये म्यूजिक सिस्टम ऑन करो ना। कैसे ऑन होता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रूपा बोली तो वैभव फटाक से म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। अंग्रेजी गाना सुनकर रूपा मुंह बनाते हुए बोली, अंग्रेज चले गए पर अपनी अंग्रेजी छोड़ गए। समझ ही नहीं आ रहा कि ये गा रही है या रो रही है। कोई हिंदी सॉन्ग बजाओ ना। रूपा बोली तो वैभव उसे देखकर बोला, कौन सा सॉन्ग बजाऊं? कोई भी, पर अंग्रेजी नहीं। वैभव ने एक बहुत अच्छा हिंदी सॉन्ग प्ले कर दिया। रूपा खिड़की के बाहर का नज़ारा लेते हुए गाने को गुनगुनाने लगी। वैभव उसे देखकर धीमे से मुस्कुरा दिया। दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए। विश्वा अब बिल्कुल पहले जैसा हो चुका था। सांझ उसका बहुत अच्छे से देखभाल की थी। वक्त पर दवाई देना, एक्सरसाइज करवाना, वक्त वक्त पर उसके जख्मों पर पट्टी बदलना, सब कुछ की थी वो। विश्वा जहाँ खुश था वहीं सांझ का जी घबरा रहा था। कैसे संभालेगी वो विश्वा को जब उसे सच पता चलेगा। वो तो एक पल की भी दूरी सांझ से बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो 7 साल उसके बगैर कैसे रह पाएगा। यही सब ख्याल सांझ को डरा रहे थे। वो बालकनी में खड़ी थी। क्या हुआ तुम्हें? इतनी चुप चुप क्यों हो? विश्वा उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर कहा। कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही। आपकी पढ़ाई हो गई? अब दूसरा कोर्स करना चाहता हूँ। कौन सा कोर्स करना है अब आपको? रोमांस का कोर्स। करूँ क्या? विश्वा धीमे से उसके कान पर अपने होंठ रख कर कहा तो सांझ के कान गर्म हो गए। वो हकलाते हुए बोली, साहब आप क्या बोल रहे हैं? वही जो तुम सुनी। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो अगर तुम्हें ऐतराज है तो कोई बात नहीं। कहकर विश्वा जानने लगा तो सांझ उसका हाथ पकड़ ली। भला हमें क्यों ऐतराज होगा? जब आप हमें छूते हैं तो हमारे पेट में लगता है जैसे तितलियां उड़ रही हों। आपका छूना हमें अच्छा लगता है, पर क्या, हमारी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। दिल में तरंगे जागने लगती हैं। बिल्कुल ऐसे। विश्वा उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। उसकी धड़कनें भी उसके बस में नहीं थी। सांझ अपना हाथ हटाकर अपना सिर उसके सीने पर रख दी। हाँ, ऐसे ही धड़कता है हमारा दिल आपके पास आने से। सांझ बोली तो विश्वा उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर होंठ रख दिया। सांझ की पकड़ उस पर कस गई। साहब, हम आपसे बहुत इश्क करते हैं, खुद से भी ज़्यादा। बेहद इश्क है हमें आपसे। जानता हूँ, कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी आंखें पढ़ लेता हूँ मैं। इन आंखों में मेरे लिए क्या है सब जानता हूँ मैं। आप हमें भूल तो नहीं जाएंगे ना? सांझ भावुक होकर बोली तो विश्वा उसका चेहरा अपने सामने करके कहा, ये कैसी बेहुदा बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हें क्यों भूलूंगा? सांझ, कुछ बात है क्या? नहीं, हम बस यूं ही पूछ रहे थे। सांझ सिसकते हुए बोली तो विश्वा उसे अपने सीने से लगा लिया।
अब मुझसे दूर मत होना, वरना सह नहीं सकूंगा। सांझ की आंखें बह गईं उसकी बात सुनकर। वो सच बताने की कोशिश भी करती तो उसकी मुस्कुराहट देखकर हार जाती। अगली सुबह सांझ उठी तो खुद की हालत देखकर शर्म से पानी पानी हो गई। उसकी साड़ी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। उसकी नज़र विश्वा पर गई जो चैन से सो रहा था। माथे पर उसके बाल आ रहे थे। सांझ प्यार से उसके बालों को पीछे कर दी और उसके माथे पर होंठ रख दी। अभी कितने मासूम लग रहे हैं ये, और रात में एकदम दुष्ट बने हुए थे। दुष्ट इंसान। सब सुन रहा हूँ मैं, विश्वा आंखें बंद किए हुए कहा। आप जाग रहे हैं? विश्वा अपनी आंखें खोलकर सांझ को देखा और उसे अपने ऊपर गिरा लिया। साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें। विश्वा उसके होठों पर अपनी उंगली रख दिया। सांझ अपनी बात अपने मुंह में ही रख ली। सांझ का पल्लू नीचे सरका हुआ था। वो पूरी तरह विश्वा के ऊपर थी। विश्वा उसके बालों को कान के पीछे खींचकर कहा, जब दुष्ट कह ही दिया है तो तुम्हें अपने दुष्ट होने का प्रमाण भी दे ही देता हूँ। नहीं, छोड़िए हमें। कल रात में आप बहुत परेशान किए हैं, अब और नहीं। सांझ कसमसाते हुए बोली तो विश्वा उसे लेकर पलट गया। सांझ नीचे थी और विश्वा उसके ऊपर। सांझ कुछ समझती उससे पहले विश्वा उसके होठों को जकड़ लिया। कुछ पल बाद सांझ भी उसका साथ देने लगी। विश्वा उससे अलग हुआ और उसके माथे पर अपना सर रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सांझ की भी सांसें तेज चल रही थीं। चलिए हटिए, मुझे नहाने जाना है। सांझ उसे खुद पर से हटाते हुए बोली। नहीं, आप बाद में नहा लीजिएगा। क्या नहीं, हर बात पर ना बोल देती हो। आज तो तुम मेरे साथ ही नहाओगी। साहब, आप पागल हो गए हो क्या? हाँ, तेरे इश्क में, विश्वा कहा और सांझ को अपनी गोद में उठा लिया। दोनों के बीच अब कोई शर्म का पर्दा नहीं था। बाथरूम से दोनों की खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थीं। दोनों एक दूसरे को पानी डाल रहे थे, जैसे बिन मौसम बरसात आई हुई हो। कुछ देर बाद दोनों साथ में नहाकर बाहर आ गए। सांझ वहीं अपने कपड़े बदलने लगी। विश्वा अपनी शर्ट के बटन लगा रहा था। सांझ अपने ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। जब नहीं बंधा तो विश्वा से बोली, साहब इसे बांध दीजिए ना, हमसे बंध नहीं रहा। कहकर वो उसके आगे खड़ी हो गई। विश्वा मुस्कुरा उठा और उसकी डोरी को अच्छे से बांध दिया। सांझ अपनी साड़ी पहनने लगी। कुछ देर बाद दोनों नीचे चले आए। विश्वा चाय बनाने लगा, वहीं सांझ नाश्ते की तैयारी करने लगी। तभी डोर बेल बजा। सांझ मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलने चली गई। उसे लगा विश्वा के दोस्तों में से कोई आया होगा, पर सामने इंस्पेक्टर देव को देखकर सांझ की मुस्कुराहट जाती रही। कौन है सांझ? विश्वा किचन से बाहर आकर पूछा। उसके हाथों में चाय के 2 प्याले थे। इंस्पेक्टर आप यहाँ? विश्वा इंस्पेक्टर देव को देखकर घबरा गया। हम मिसेस सांझ को अरेस्ट करने आए हैं। पर क्या? क्यों? मेरी बीबी ने कुछ नहीं किया है इंस्पेक्टर। विश्वा के हाथों से चाय के प्याले फर्श पर गिर पड़े। सांझ शांत खड़ी थी। ये सवाल अपनी बीबी से पूछ लीजिए, इंस्पेक्टर देव बोले तो विश्वा सांझ के करीब गया और उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा दिया। सांझ, ये इंस्पेक्टर क्या बोल रहे हैं? तुमने कुछ नहीं किया है ना? बोलो ना, तुमने कुछ नहीं किया। विश्वा कहा तो सांझ उसका हाथ अपने बाजू पर से हटा दी और बोली, इंस्पेक्टर देव सही बोल रहे हैं साहब। सांझ उसे सारी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर विश्वा अपना सिर पकड़ लिया।